हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी असेसमेंट वर्कशीट 6 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 28 सितंबर 2020। तो हमारी ये 6th असेसमेंट वर्कशीट है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स की वर्कशीट आती है और 10 क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, एक बार पहले वर्कशीट देख लेते हैं जल्दी से। केस स्टडी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आज स्टार्टिंग में ही। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एक केस स्टडी दे रखा है, उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, 5 मार्क्स ईच है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, टोटल 4 क्वेश्चंस है। 4 + 6 10 मार्क्स के ये हो गए, और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है 5 मार्क्स का, वो भी टिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, Anil went to India Gate in one fine evening. He observed the top of the India Gate is standing on the ground. The position of India Gate as AB and Anil as C is drawn in a Cartesian plane as shown in the figure. Based on the figure, choose the correct option in the following question. देखो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक इंडिया गेट की फोटो आपको सभी को दिख रही होगी। तो जो ये ए बी है, ये इंडिया गेट की हाइट मतलब इतना पोजीशन बता रहा है उसकी। और जो अनिल है जो गया है वहां पर, तो वो सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये अनिल की पोजीशन। ठीक है, अब वो कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। फर्स्ट में आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द अनिल एंड टॉप ऑफ इंडिया गेट। इंडिया गेट का जो ये टॉप है ये, और जो यहाँ पर अनिल है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने तो यही सीखा था ना कि जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आ जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यही करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए तो कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल ही सकते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन पे ही तो बना हुआ है। तो देखो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो मेरे पास यहाँ पर एक्स मिल जाएगा मुझे -5 और वाई मिल जाएगा मुझे 4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ सी के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो यहाँ पर देखो वाई तो मेरा -4 दिख रहा है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और जो सी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी 3, तो 3 और -4। ठीक है ना, अब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पर निकाल देते हैं हम। नाम दे देते हैं ए बी ए सी। उनके बीच का डिस्टेंस निकालने है ना, कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देती हूँ ए के और सी के। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है -5 और कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है, और सी के है हमारे पास 3 और -4। चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। तो x2 अगर हम देखें तो 3 है, -x1 करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही माइनस में है। ठीक है, प्लस y2 - y1 तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, -4 और -4 कितना हो जाएगा, वो भी -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 और -8 करेंगे वो भी 64 ही आएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 4 + 4 8 और 6 + 6 12 हो जाएगा। 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 की टेबल में 64 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 32 पे आता है, 2 की टेबल में 16 पे आता है, 2 की टेबल में 8 पे आता है, 2 की टेबल में 4 पे आता है। उसके बाद देखें तो ये 2 की टेबल में 2 पे आता है, देन 2 की टेबल में 2 पे आता है, 2 की टेबल में ये 1 पे आता है। अब यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आए 1 2 3। 3 पेयर तो पूरे पूरे बन गए तो उनको तो बाहर लिख लिया और एक 2 को अंदर छोड़ दिया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8√2 हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो 8√2 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया है अनिल और जो इंडिया गेट का टॉप था उनके बीच का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द पॉइंट डी, ये वाला एक पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए सी इन द रेशो। अब देखो आपको यहाँ पर रेशो फाइंड करनी है। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स तो आपने निकाल ही लिए हैं, अब डी के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर से निकालो। आप देख लो ये एक्स एक्सिस पे है, और जब ये एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पर -1 और 0 ही होगा। वाई एक्सिस तो आपका यहाँ 0 होगा। अब आपको रेशो निकालनी है। जब भी रेशो निकालनी होती है तो हमने क्या सीखा था, के रेशो 1 मान लेते हैं। तो चलो उसी को ही मानते हैं फिर। तो लेट द रेशो भी क्या हो जाएगा आपके पास, के रेशो 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें ए सी और डी वाली, तो डी के थे -1 और 0 था। ठीक है ना, और अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो थे -5 और 4, और अगर हम सी के देखें तो वो थे 3 और -4। ठीक है, अब रेशो निकालनी है, के रेशो 1 मैंने मान लिया है यहाँ पर। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला था इसके लिए, वो क्या था, y = m1 y2 + m2 y1।
ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2। आपको पता है मैंने y वाला ही क्यों लिया, x वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ना y मुझे पहले से दे रखा है 0 है, तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू इजिली निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो y की जगह पर मैंने 0 रख दिया, m1 मेरे पास k है, y1 की बात करूं तो मैं y2 की बात करूं तो -4 है, प्लस m2 मेरे पास 1 है, और y1 की बात करूं तो मेरे पास 4 है, और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब k प्लस 1 तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 ही बन जाएगा, तो -5 प्लस का 4 आ जाएगा। एक सेकेंड, k रह गया इसके अंदर लिखना, तो -4 के प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 के इजिकल टू 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, तो रेशो क्या थी, k रेशो 1, तो कितनी आ गई 1:1, तो बस देख लो ऑप्शन ये रहा 1:1। ठीक है, क्लियर सेकंड क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है द ट्राइंगल एबीसी, तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना एबीसी, बताओ ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोसेलेस वाला, या राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल है, या फिर एक्यूट एंगल स्केलेन ट्राइंगल है, या फिर एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। अब बचे बाकी के दो ऑप्शन ए और बी, ये आइसोसेलेस है या स्केलेन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स अगर लिख लूं तो वो है -5 और -4, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मेरे को दो साइड इक्वल होनी जरूरी है, तो मैं इसकी ए बी जब मैं निकालूंगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और बी सी जब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगी ना, तो दोनों ही सेम आ रही है। आप निकाल के देखिएगा, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालिएगा, और बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालिएगा, तो आपको ये दोनों सेम मिलेंगी। तो जब ये दो साइड सेम है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और देखो जब ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो फिर ये वाले दो एंगल्स भी तो सेम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है, और हमने क्या सीखा था कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 90 है, तो बाकी के फिर ये दो कौन से बचे, 45 और 45, क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए आंसर आ गया। अब डी वाले में, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, सुमेधा वाज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन द अनिल एंड इंडिया गेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ सुमेधा। एक लड़की है सुमेधा, वो अनिल और इंडिया गेट के बीच का जो पॉइंट है एग्जैक्टली वहां पर है। तो कहाँ पर थी, अनिल की पोजीशन थी सी वाले पे, और इंडिया गेट की पोजीशन है बी वाले पे, इसके कहीं पर बीच में खड़ी हुई है वो, बिल्कुल सेंटर में। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकाल दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि सुविधा के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। ठीक है ना, तो अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर है आपके पास बी है, -5 और -4 है, और यहाँ है 3 और -4, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 था, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 था, यही था मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, तो -5 प्लस का 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, और -4 और -4 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन में 2, तो -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8 अपॉन में 2, तो यहाँ आ जाएगा -4। तो ये आपका सी वाला इसका आंसर आ गया। इसका मतलब सुमेधा जहाँ खड़ी है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1 और -4। क्लियर, चलिए उसके बाद फिफ्थ कह रहा है फिर केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ साइन सी, ये है साइन सी, ये सी है ना, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो साइन सी, सी की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, 45 लिख सकती हूँ, क्योंकि सी वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का है नहीं है, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, कंप्लीट केस स्टडी क्वेश्चंस। चलिए आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। कह रहे फॉर द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, आपको देख के पता चल गया होगा कि ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो जब भी टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको मत भूलिएगा। अगर आप इसको भूल गए ना तो टिग्नोमेट्री आ ही नहीं पाएगी आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 90 है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये मेरी परपेंडिकुलर है, और ये मेरा बेस है। तो मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है, और मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन मुझे साइन बताता है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो साइन 30 होगा वो होगा मेरा p अपॉन में h। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। p मुझे नहीं पता, h मुझको पता है, यहाँ पर 10 है, h की वैल्यू 10 दे रखी है, इसको इससे कट किया 5, तो p आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया। तो p क्या था, x, तो x कितना निकल गया आपके पास, 5 निकल गया। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर देख लो। तो साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन एच हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, p की जगह आपको x लिखना है और h की जगह आपको 10 लिखना है, तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 5। ठीक है, ये रहा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है,
डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए और 2a, आपको एक पॉइंट ये दे रखा है और दूसरा आपको दे रखा है -a और a। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपको। अब देखो, तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ए कितना होगा, माइनस का 2a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर a स्क्वायर ही हो जाएगा, 5a स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकती हूँ √5a। a को मैंने क्या किया, रूट से बाहर निकाल दिया क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ था, तो वो रूट से कट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ आंसर आ गया, डिस्टेंस निकल गया। क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ आपसे कह रहा है ए बी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टिसेस सी। देखो, एक पैरेललोग्राम में 4 वर्टिसेस होते हैं, आपको 3 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फोर्थ के आपको निकालने हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। पैरेललोग्राम है ना, शायद पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, तो ए आपको दे रखा है -1 और 0, बी आपको कितना दे रखा है 3 और 1, सी आपको कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, आपको निकालना है, डी आपको दे रखा है -2 और 1। और इसको हम क्या करते हैं, फिर एक्स और वाई मान लेते हैं क्योंकि हमको ये तो पता ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ओडी जो है वो ओबी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। तो x1 प्लस x2 था, तो -2 प्लस 3 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में 2, जिसको कट करके मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, अब सेम वही मैं यहाँ लिखती हूँ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का भी वो मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो है, इसको हम इसके कैसे निकालेंगे, तो -1 प्लस एक्स अपॉन में 2 एक आ जाएगा और 0 प्लस वाई अपॉन में 2 एक आ जाएगा। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 किया और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 किया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो ये दोनों ही o के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, -1 प्लस एक्स अपॉन 2 के इक्वल होगा, और 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 प्लस वाई अपॉन 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 तो कट गया, अब यहाँ पर आया x कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर ये 2 मैं दूसरी साइड लेके गई, इस साइड, तो 2 इज इक्वल टू वाई हो गया, y कितना आ गया, 2 आ गया। आपको क्या करने थे, c के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। ठीक है, फोर्थ वर्टिसेस के, तो यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 1 और 2। क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/5 देन फाइंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो, यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, √3/5 दे रखी है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो, अगर हम अपना यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लें और यहाँ पर एक हम अपना ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। अब आप देखो, आपको यहाँ साइन थीटा दिया है, इसका मतलब यहाँ पी अपॉन एच आपको दे रखा है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपको 5 दे रखा है, ये आपको √3 दे रखा है। थीटा अगर मैं यहाँ, नहीं, एक सेकेंड, थीटा अगर मैं अपना यहाँ पर मानती हूँ, ठीक है ना, थीटा के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है, बेस नहीं पता। अब मुझे फाइंड ये करना है, ऐसा करते हैं, पहले बेस निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, BC का स्क्वायर नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस का BC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस का 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास BC का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 25 में से 3 जाएगा तो 22, तो BC मेरे पास कितना आ गया, रूट का 22 आ गया। क्लियर? तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे टेन थीटा माइनस सेक थीटा निकालना है। तो देखो टेन थीटा अगर मैं यहाँ लिखूं साइन कॉस टेन, तो टेन थीटा होता है P अपॉन में B, तो P अपॉन में B माइनस सेक थीटा, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना, तो H अपॉन में B हो जाएगा, H अपॉन में B। ठीक, अब देखो P आपको कितना दे रखा है, √3, ये आपके पास P है, ये आपके पास B है और ये आपके पास H है। तो P है √3 और H है 5, P है √3, H है 5, बेस हमने अभी निकाला है 22। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 5 अपॉन में √22। रैशनलाइज आप इसे कर सकते हो यहाँ पर, तो नीचे तो 22 आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा √22। अब जब आप अंदर इंटू करोगे तो कितना आएगा, √66 माइनस 2 5 जा 10 और 1 110। ठीक है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 66 के प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हो आप, जैसे 33 2 जा होगा तो 33 11 इंटू 3 आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर? चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको क्या करना है, इसमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब इन सबकी वैल्यू लिख के बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो अगर हम इसको यहीं पर ही करें तो 5 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब स्क्वायर लगाए तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 4 ऐसी है, cot 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस sec 60। तो अगर आप देखो ना, sec जो है वो cos का उल्टा होता है, तो cos 60 अभी हमने किया कितना था, 1/2, तो sec 60 कितना होगा, 2/1। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर cosec 30 देखो, तो sin 30 कितना होता है आपके पास, 1/2, टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस 1060 कितना होता है, 1060 अगर आप देखो, तो अगर आप अपनी टेबल देखो, तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देती हूँ, ये रही देखो, 1060 की √3 होती है। ठीक है, ये वही टेबल है जो आपके लास्ट वर्कशीट में आई है, तो 1060 मैंने यहाँ लिख दिया √3, साइन 45 कितना आपका 1/√2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस का √3 प्लस का 1/√2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/4 और प्लस का 2, यहाँ लिख रही हूँ अब मैं आगे, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √2, 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में √2। ठीक है, अब बेस अगर हम यहाँ पर सेम करें तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 8 हो जाएगा, 5 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बेस सेम कर दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 ले लें तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस का √6 प्लस का 1 अपॉन में √2। ठीक है, अब दो बार अपॉन है तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 4, और इसको ऊपर जाके क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसके आगे हम कैसे करेंगे, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13√2 तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4, ब्रैकेट में 2√2 प्लस का √6 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, नीचे का जो 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4√6 और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। अब आप इसे यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया, इसको फर्दर रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट आप समझ के खुद करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट क्लास 10 की मैथ्स की अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।